हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल घंटे पे नॉलेज। तो गैस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का बीकॉम सोल ड्यू सेमेस्टर 6 का चैप्टर 4 कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऊपर के 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवाइज गाइडलाइन ऑन प्राइवेट सेक्टर टारगेट, और फिर हम आगे पढ़ेंगे मेजर प्रॉब्लम फेस बाय कमर्शियल बैंक वाइल एक्सपेंडिंग क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। राइट डिटेल नोट ऑन रिवाइज गाइडलाइन ऑन प्राइवेट सेक्टर टारगेट टू कमर्शियल बैंक। तो इसका आज का क्वेश्चन क्या है कि कमर्शियल बैंक के क्या क्या टारगेट हैं प्राइवेट सेक्टर्स को लेके, और क्या क्या चेंजेस आए हैं उन प्राइवेट सेक्टर्स की टारगेट्स में। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जब गवर्नमेंट और आरबीआई को लगता है कि इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट करके हमारी ओवरऑल कंट्री में डेवलपमेंट होगी, तो इसलिए गवर्नमेंट और आरबीआई इन सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देने लग जाती है बाकी दूसरे सेक्टर्स से। तो इसीलिए हम इसे प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर्स में कौन से सेक्टर होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, एजुकेशन सेक्टर आ जाता है, हाउसिंग सेक्टर आ जाता है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आ जाता है, और भी बहुत से सेक्टर्स आते हैं। तो अब जो कमर्शियल बैंक के लिए क्या क्या टारगेट हैं, मतलब जो टारगेट है वो क्या है, मतलब टारगेट क्या है, जब कमर्शियल बैंक किस लोन देता है तो जो टोटल लोन है उनका, उसका 40% लोन जो प्राइवेट सेक्टर्स को जाना चाहिए। ओके, तो जैसे कि 100% मतलब ₹100 का कमर्शियल बैंक ने लोन दिया है, तो उसका 40 रुपीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर्स को जाना चाहिए। ठीक है, इन सेक्टर्स को जाना चाहिए। तो आ जाइए अब अच्छे से पढ़ लेते हैं और डीप में समझ लेते हैं ये सब क्या है। Private sector mean those sector which the government of India and Reserve Bank of India consider as important for development of the country. Okay, are to be give priority over other sector. Okay, the bank are mandated to encourage the growth of such sector with adequate and timely credit. तो अब इसमें कौन कौन से किन किन सेक्टर्स को रखा गया है प्राइवेट सेक्टर्स में? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सेट्रा। दिस सेक्टर अंडर द प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, क्लियर है? तो बात ये पढ़ लेते हैं प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग से होती हैं। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग बोले तो पीएसएल इज एम टू प्रोवाइड अ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दोज सेक्टर एंड सेगमेंट्स फॉर हु इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट क्रेडिट। तो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग्स उन सेक्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, और उन सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड कराती है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर नॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर नॉर्म्स के तहत शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज़ गिव अ 40% ऑफ देयर लोन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कमर्शियल बैंक जो है 40% लोन देती है अपनी टोटल लोन बुक का प्राइवेट सेक्टर्स को। SFB हैज़ गिव अ 75% देयर लोन्स, और जो RRB बोले तो रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो 75% देती है। उनको कितना टारगेट दिया? 75। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, मतलब रूरल एरिया में ही होते हैं, तो इसलिए इनको टारगेट ज़्यादा दिया गया है। टू द आइडेंटिफाई प्राइवेट सेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई रेगुलेशन। तो प्राइवेट सेक्टर को कैसे पहचाना जाएगा? आरबीआई की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग्स। ओके, तो अब आ जाता है न्यू प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स में नए नए कौन कौन से आदेश आए हैं, और ये आदेश किसने दिए हैं? आरबीआई ने या गवर्नमेंट्स ने। तो नॉर्मली इसमें क्या है कि इन आदेशों में क्या है या नॉर्म्स में क्या है कि नए नए कैटेगरीज ऐड किए गए हैं, नए नए सब कैटेगरीज ऐड किए गए हैं, और जो परसेंटेजेस हैं वो चेंज की गई है। तो यही सब है। ओके, तो आ जाइए इसे एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से। द आरबीआई हैज़ मॉडिफाइड प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। तो आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग्स की नॉर्म्स पे कुछ मॉडिफाई किया। कब? आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप इन 2015। ठीक है ना, इंटरनल वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन पे 2015 पे उन्होंने मॉडिफाई किए। ठीक है, अब क्या है? सेवरल चेंज आर मेड 2015 इन पीएसएल नॉर्म्स बाय आरबीआई। तो कुछ चेंजेस किए गए 2015 में। तो क्या चेंजेस हैं? द चेंज इंक्लूड अ न्यू कैटेगरीज ऑफ पीएसएल। ये चेंज में क्या इंक्लूड है? न्यू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है देखते हैं। मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। तो ये चीज़ें जो मीडियम एंटरप्राइजेस और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जीज, ये सारी कैटेगरीज पहले नहीं थी, बट 2015 में डाल दी गई। 2015 में जो रिकमेंडेशन से बाद डाल दी गई। अ सेपरेट टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 10%, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5% एंड वीकर सेक्शन 12%। तो जो परसेंटेजेस में क्या क्या चेंज किए गए? जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 10% कर दिया गया, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कितना? 7.5 कर दिया गया, और जो वीकर सेक्शन है वो पहले 10% था, अब क्या 12% कर दिया गया। तो ये सब चेंजेस किए गए। ओके, एंड आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द मेन कैटेगरीज ऑफ पीएसएल। ये जो नीचे हमने कैटेगरीज दे रखी है वो पढ़ेंगे अभी।
the target and sub targets set under the priority sector lending to be compute on the basis of A, NBC और CE OBE। तो इनके बेसिस पे क्या ये परसेंटेजेस तय करते हैं। तो ये क्या है ये बाद में पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो अब आ जाता है कैटेगरी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो जो भी चेंजेस आए 2015 के बाद उन चेंजेस के साथ और जो भी अपडेट आए 2015 के बाद, तो वो वाले अपडेट्स के साथ मतलब उसके आगे ये जो हम डाटा पढ़ने वाले हैं वो अक्टूबर 2021 तक का अपडेट डाटा है। ये बिल्कुल फ्रेश डाटा है। तो इधर से हम पढ़ने वाले हैं, बेशक आप जाके साइट में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी गवर्नमेंट की साइट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो भी कैटेगरीज है और जो भी अपडेट डाटा है। तो सबसे पहला आ जाता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या है 18% टारगेट फॉर एग्रीकल्चर। 18% जो है जैसे टोटल कितना था अपना 40%, तो 40% में 18% क्या एग्रीकल्चर को ही दे दिया है। ओके, तो अब क्या है उसका सब टारगेट ऑफ 10% ऑफ A, B and C इज प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो देखो अब जो 40% था उसमें से 18% जो है एग्रीकल्चर को दे दिया, और एग्रीकल्चर में से जो 18% में से 10% किसको दे दिया गया है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, तो अब आ जाता है MSMES। तो इसमें क्या है द टारगेट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 7.5% इनके लिए तय किए गए हैं। ओके, और एजुकेशन के लिए क्या है मैक्सिमम अमाउंट टू बी क्लासीफाई एज प्रायोरिटी सेक्टर 20 लाख। जो मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंडर में। अर्लियर इट वाज 10 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया एंड 20 लाख फॉर एजुकेशन इन अब्रॉड। मतलब 10 लाख पहले क्या था, 10 लाख इंडिया में अगर आप एजुकेशन लेते हैं और 20 लाख आपको तब मिलेंगे जब आप अब्रॉड जाके एजुकेशन लेंगे। बट अब क्या कर दिया गया, टोटल जो हमारा कर दिया गया 20 लाख। आप बेशक इंडिया में पढ़ें या बेशक बाहर पढ़ें, डजेंट मैटर, आपको 20 लाख तक का मिलेगा लोन। ओके, एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशन लोन अमाउंट। वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट 20 लाख कवर अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर्स। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर्स में ओनली 20 लाख कवर होगा, बाकी जितना भी अमाउंट आप वो एजुकेशन के लिए लेंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंडर में नहीं आएगा। तो अब आ जाता है हाउसिंग सेक्टर। तो हाउसिंग सेक्टर में क्या है किसी भी एक इंडिविजुअल को 35 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है, बट कहाँ पे, इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर। मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स कौन से होते हैं, जहाँ पे 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, उधर उनको 35 लाख तक का लोन मिल जाएगा। बट एक कंडीशन क्या है कि उसमें 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस हाउस की वैल्यू, या उस घर को ख़रीदने के लिए या उस घर को बनाने के लिए 45 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए। अगर 45 लाख से ज़्यादा लगते हैं तो उनको 35 लाख तक का लोन नहीं मिलेगा। अगर उसकी वैल्यू 45 लाख से कम है तो वो इस लोन के एलिजिबल है। ओके, तब दूसरी जगह क्या आता है कि जहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स नहीं है, जहाँ पे 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बोले तो 10 लाख से कम लोग रहते हैं, उधर उस प्लेस पे उनको कितना मिल जाएगा 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और उस टाइम उधर जो वैल्यू है 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हाउस की वैल्यू। ठीक है, मतलब किसी ने उस हाउस की वैल्यू 30 लाख तक नहीं, 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम हो जाएगी तो ये एलिजिबल है, अगर ज़्यादा होती है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा इस लोन के। ओके, तो अब आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई सोलर बेस्ड पावर जनरेटर बनाना चाहता है, बायो बेस्ड पावर जनरेटर बनाना चाहता है, या विंड मिल खोलना चाहता है, माइक्रो हाइड्रेट प्लांट खोलना चाहता है, या फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड ऑन पब्लिक यूटिलिटी। बोले तो पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि स्ट्रीट लाइट सिस्टम हो गया, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब अगर करना चाहता है तो उसको 30 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंडर में। और अगर कोई इंडिविजुअल है और वो ऐसा कुछ अपने घर पे करना चाहता है, जैसे कि सोलर पावर लगाना चाहता है या और कुछ भी उसके जैसा, तो उसको कितना मिल जाएगा 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा उसको। ओके, तो अब आ जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। बैंक लोन अप टू लिमिट 5 करोड़ पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटाइजर फैसिलिटी इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिफर्समेंट ऑफ द हाउस होल्ड टॉयलेट एंड वाटर इंप्रूवमेंट एट द हाउस होल्ड लेवल। ओके, एंड लोन अप टू 10 करोड़ पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग अ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अगर कोई स्कूल सेटअप करना चाहता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना चाहता है, या सैनिटाइजर फैसिलिटी जैसे कि टॉयलेट बना दिए या वाटर इंप्रूवमेंट कर दिए हाउस होल्ड लेवल पे, तो उनको कितना 5 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। और अगर कोई पर्सन या कोई कंपनी जाती है कि भाई वो क्या हॉस्पिटल बनाए या क्लिनिक वगैरह खोलें, तो उधर उस पर्सन को 10 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अब क्या आ जाता है अदर। तो अदर में कौन कौन से टारगेट्स दे रखे हैं देखते हैं हम। लोन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर प्रोवाइड डायरेक्टली बाय बैंक टू इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ SHG और JHG प्रोवाइड टू इंडिविजुअल बोरोवर्स हाउस होल्ड एनुअल इनकम इन
rural area does not exceed 1 lakh, and for non-rural area it does not exceed 1.60 lakh, and no loan not exceeding 2 lakh provide directly by bank to SHG और JHG। तो इसका मतलब क्या है, तो जो बैंक है डायरेक्टली 1 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं देगा किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर हो या वो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का मेंबर हो, और इन केस उनकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 1 लाख से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख से ज़्यादा होगी तो वो 1 लाख का लोन भी उनको नहीं मिलेगा। तो एक जो 1 लाख से कम उनकी इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम, और उनको 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा। याद रखना 1 लाख से ज़्यादा नहीं। ओके तो नॉन रूरल एरिया जो अर्बन एरिया में है, तो उसमें क्या है कि उनको जो लोन कितना मिल जाएगा, 2 लाख तक का लोन मिल जाएगा, और उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 1.60 लाख से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाके उनको कितने 2 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो अब आ जाता है फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स के लिए क्या क्या टारगेट्स हैं। तो जो फॉरेन बैंक के 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांच इंडिया में है, तो उन लोगों के लिए जो टारगेट्स हैं, प्राइवेटी सेक्टर्स के टारगेट्स हैं, वो सेम ही रहेंगे। जो 40% था 40% रहेगा, और जो सब टारगेट थे और वीकर सेक्शन के टारगेट थे वो सारे सेम रहेंगे। बट जो फॉरेन बैंक जिनके 20 ब्रांचेस से कम ब्रांचेस है इंडिया में, तो उनके लिए क्या 40% टारगेट तो है, बट उसमें से 32% जो है वो किसको दे सकते हैं लोन, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को। ठीक है, और उनके लिए जो एग्रीकल्चर, वीकर सेक्शन, इनके टारगेट एप्लीकेबल ही नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, वो चाहें तो किसी को भी पैसा दे सकते हैं, बट उनको 32% जो है एक्सपोर्ट सेक्टर्स को देने पड़ेंगे, जो कि सामान वगैरह बाहर भेजते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गए, वीकर सेक्शंस हो गए, ये इनके टारगेट जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी का 8% ये लोग किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो वीकर सेक्शन को दे दें, चाहे वो एग्रीकल्चर को दे दें, या किसी भी सेक्टर्स में वो दे सकते हैं, वो उसके लिए वो पूरी तरीके से फ्री हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।